Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the physical properties of organic compounds. Students, physical properties में हम क्या पढ़ते हैं? Physical properties में students generally हम boiling point को discuss करते हैं, melting point discuss करते हैं और solubility, water में molecule की क्या solubility है और dipole moment के बारे में generally हम discuss करते हैं. ये सभी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स जनरली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इसमें भी मेनली हमें तीन ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ध्यान देना है. वो है वॉन डर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड एच बॉन्ड. इन तीनों ही बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स एच बॉन्ड होते हैं, उससे वीक डाइपोल डाइपोल और सबसे वीक होते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस. कुछ केसेस में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर वेट भी मैटर करता है और साइज एंड शेप भी, क्योंकि वॉन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो सरफेस एरिया है वो साइज और शेप पे डिपेंड करता है. तो मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. अगर वो स्फेरिकल शेप में यानी ब्रांच्ड है तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन डर वाल फोर्स कम होंगे. वॉन डर वाल फोर्स कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम होंगे. तो स्टूडेंट्स मेनली हमें इन बातों पे ध्यान देना है और ये सभी फोर्सेस वगैरह की डिटेल्स हम लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेन करी थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो है हमारी कुछ मैं आपको चीज़ें बताना भूल गई थी. जो प्रीवियस वीडियो थी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी. उसमें से कुछ जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रह गई थी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके अलावा बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि अल्कोहल्स हो गए, फिनॉल्स हो गए, ईथर्स हो गए, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन्स, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी को भी हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स बढ़ता जाएगा अगर उसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें लिया CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4. यहाँ हेलोजन एटम्स की संख्या है 1, यहाँ पर हो गई 2, यहाँ हो गई 3 और यहाँ हो गई 4. तो जैसे जैसे हेलोजन्स एटम्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा. मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा और अगर वॉन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. इसमें ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि कार्बन की चेन सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सभी केसेस में यहाँ पर 1 है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स जो एराइल हैलाइड्स का होता है वो लगभग बराबर होता है कंपेरेबल एल्काइल हैलाइड्स के. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स होते हैं, यानी अगर बेंजीन से 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो आइसोमेरिक यानी ऑर्थो मेटा या पैरा हो, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होता है. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा होता है पैरा का, उससे कम होता है ऑर्थो का और सबसे कम होता है मेटा का. पैरा का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिकल है. आप देखिए कि यहाँ पर दोनों Cl ऑपोजिट पोजीशंस पर हैं, तो ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें क्लोज पैकिंग मिलेगी और इसीलिए इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलेंगे, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अगले ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, अगले फंक्शनल ग्रुप पे, और वो है एल्कोहल्स. स्टूडेंट्स, एल्कोहल्स के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के हम अलग अलग कंपाउंड्स लें, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स लें. सपोज करो हमने लिए एल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. ये हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स और ये एल्काइल हैलाइड हो गया और ये एल्कोहल हो गया. स्टूडेंट्स, तीनों में बहुत ही डिफरेंस है अगर हम उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो.
RH मैंने आपको बताया था कि वो कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स मिलता है। अगर हम स्टूडेंट्स RH की बात करें, सपोज करो मैं CH3Cl की बात कर रही हूँ, तो कार्बन तो 14 ग्रुप का है, Cl जो है वो 17 ग्रुप का है, तो Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये एक पोलर डाइपोल बन गया, और दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि अगर मैं दो CH3Cl के बारे में बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो वो कंपैरेटिवली वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे जो है अल्कोहल्स के अंदर स्टूडेंट्स H भी है, और H से जुड़ा हुआ यदि H के साथ में N O या F से कोई एलिमेंट जुड़ा होता है H के साथ में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कौन से बॉन्ड मिलते हैं? H बॉन्ड। तो अल्कोहल्स के अंदर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स H भी है और ये O से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स H बॉन्डिंग मिलेगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अगर हम कंपेरेबल लें, यानी सपोज करो कि मैं बात करती हूँ यहाँ पर, जो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करती हूँ, सपोज करो कि मैं CH3OH की बात करती हूँ, CH3Cl की बात करती हूँ और CH4 की बात करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो CH3OH का होगा, फिर CH3Cl का और फिर CH4 होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखा रखा है कि अल्कोहल्स में H बॉन्डिंग किस तरह से होती है। ये हमारा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये दूसरा और ये तीसरा, और इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है ये H बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अल्कोहल्स की आगे के कैरेक्टर्स पर। अल्कोहल की और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अल्कोहल्स का R ग्रुप बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे R ग्रुप में, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो स्टूडेंट्स, एक कार्बन है मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे दो कार्बन हो गए इथाइल अल्कोहल, ये हमारा हो गया N प्रोपाइल अल्कोहल जिसमें हमारे पास 3 कार्बन हो गए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 4 कार्बन्स हो गए, ये हमारा हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप देखिए जैसे जैसे R ग्रुप का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स ले लेते हैं, आइसोमेरिक अल्कोहल्स का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है, बट उनमें चेन का साइज अलग अलग है या उनकी डिग्री अलग अलग है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल लें और टर्शियरी अल्कोहल लें, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्राइमरी अल्कोहल का, उससे कम सेकेंडरी का और उससे कम टर्शियरी का। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिया आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये आपका हो गया N ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका हो गया N ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक, अब मैंने ले लिया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप हमारा क्या हो गया? आइसो। ठीक है, टोटल कार्बन 3 है, हमने CH2 ऐड करा और यहाँ OH लगाया, तो ये हमारा क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और यदि मैं स्टूडेंट्स इसको ऐसे बना देती कि CH3 CH3 CH3OH,
तो ये हमारा क्या बन जाता, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यानी कि सभी में स्टूडेंट्स कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, सभी ब्यूटाइल अल्कोहल्स हैं, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में है, ये में इसमें थोड़ी ब्रांचिंग है, इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होगा और वॉन्डरवॉल फोर्स वीक होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल का, उसके बाद किसका होगा, आइसोब्यूटाइल का, और सबसे कम किसका होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस ऑर्डर के अंदर होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल है। प्रोपेन 2 ऑल के अंदर ब्रांचिंग हो जाएगी और ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होने से वॉन्डरवॉल फोर्स कम और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात करी स्टूडेंट्स अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसमें अल्कोहल्स के को हमने कंपेयर करा हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड से। फिर हमने ये बताया कि जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है तो सरफेस एरिया अलग अलग होने से बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फिनॉल्स की। ठीक है, तो जब हम फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये फिनॉल का हम अगर फॉर्मूला लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहला पॉइंट हमारा आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर हायर देन दोज ऑफ हेलोएरिन्स। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था एराइल हैलाइड, तो ये तो होगा एराइल हैलाइड, ये तो हो गया हमारा एराइल हैलाइड, और ये हमारा हो गया फिनॉल। तो वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिनॉल का ज़्यादा होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ एच है और एच के साथ जुड़ा हुआ ओ है, यानी यहाँ क्या मिलेगी, एच बॉन्डिंग। ठीक है, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड के अंदर यहाँ स्लाइड पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ स्लाइड नेगेटिव मिलेगा, यानी ये डाइपोल बन गया। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल। ठीक है, और यहाँ जो फोर्स लगा वो कौन सा लगा, एच बॉन्डिंग। तो हमें पता है एच बॉन्डिंग जो होती है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एच बॉन्ड्स, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल का एराइल हैलाइड से ज़्यादा होगा, क्योंकि एराइल हैलाइड में मिल रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और फिनॉल के अंदर मिल रही है एच बॉन्डिंग। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स फिनॉल में एच बॉन्डिंग कैसे मिलती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था अल्कोहल में, तो वो हम इस तरह से बना रहे थे अल्कोहल की एच बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव। ठीक, अब बस हम आर की वैल्यू क्या कर देंगे, C6H5। बेंजीन रिंग को हम किससे डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस बेंजीन रिंग को C6H5 से, तो आर की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, C6H5। आप चाहो तो इसकी जगह पर बेंजीन रिंग भी बना सकते थे। ठीक है, तब भी वही बात थी। और इस तरह से ये वाली जो बॉन्डिंग है ये कौन सी हो गई, एच बॉन्ड हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ईथर की। जब हम ईथर की बात करते हैं तो हम ईथर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ईथर को। ठीक है, अब ईथर में भी आप देखिए, जैसे सपोज करो ये ईथर लिया मैंने, आर की वैल्यू क्या पुट कर रखी है, CH3। ये 14 ग्रुप का हो गया, ये 16 ग्रुप का हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो गया, पोलर। यानी इसमें कौन से फोर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, डाइपोल डाइपोल। ठीक, और एल्कोहल्स में स्टूडेंट्स कौन से फोर्स मिल रहे हैं, ओ भी है एच भी है। अभी हमने बात करी थी तो इसमें कौन से फोर्स मिलेंगे, एच बॉन्ड। एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर से ज़्यादा होगा एल्कोहल्स का, अगर वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। यहाँ पे कितने कार्बन है स्टूडेंट्स, 2, और यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 2, यानी ये 2 कार्बन का ईथर हो गया और ये 2 कार्बन का एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या बात समझनी है हमें, नेक्स्ट
ईथर की बात कर रहे हैं। ड्यू टू वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन एल्केन। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है एन एल्केन से। किससे ज़्यादा है? एन एल्केन से। सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया CH3OCH3, ये ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर O की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? CH2। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका, ठीक है। ये 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन आ गया स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन की जगह यहाँ हमने क्या ले लिया? CH2। तो मॉलिक्यूलर वेट लगभग बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ईथर का ज़्यादा होगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ कौन सा फोर्स मिलेगा स्टूडेंट्स? वॉन डेर वाल। और यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल। तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा? डाइपोल डाइपोल। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ईथर का। किससे? एन एल्केन से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात करी हमने ईथर की। अब ईथर में स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शनल केस हमें करना है, और वो हमें ध्यान से समझना है। अगर हम हायर ईथर्स लेते हैं, हायर ईथर्स का क्या मतलब है? अगर उसमें कार्बन का नंबर 4 से ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन दैट ऑफ एन एल्केन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एन एल्केन से कम हो जाता है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 4 कार्बन का ईथर लिया, 2 कार्बन्स यहाँ आ गए, 2 कार्बन्स यहाँ आ गए, ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब इस ऑक्सीजन की जगह पे CH2 लगा दिया हमने, तो ये 5 कार्बन का बन गया। तो इसमें इस एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये मोर सिमेट्रिकल है। ये कैसा हो जाएगा? ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, ठीक। ये कैसा हो जाएगा? लेस सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक। तो अगर ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसमें रिजल्ट, अगर सिमेट्रिकल ज़्यादा होगा तो वॉन डेर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर वॉन डेर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे स्टूडेंट्स तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने स्टूडेंट्स आज जो बात करी उसमें हमने कुछ तो RX की बात करी, कुछ हमने RH की बात करी, और बॉइलिंग पॉइंट्स की ही बात कर रहे हैं, कुछ हमने अल्कोहल्स की बात करी, उसके बाद हमने बात करी फिनॉल्स की, और उसके बाद में हमने बात करी ईथर्स की, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ठीक। जब हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें लिख लेना चाहिए कि ये एक एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन है और ये एक कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगेन ये 14 ग्रुप का है और ये 16 ग्रुप का है, ठीक। इसका मतलब इस पे स्लाइट नेगेटिव है, इस पे स्लाइट पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज, ठीक। तो इस पे स्लाइट क्या आ गया? पॉजिटिव, और इस पे भी क्या आ गया? स्लाइट नेगेटिव आ गया। तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या बन गए? पोलर, दोनों ही पोलर है, कीटोन भी और एल्डिहाइड भी। अब स्टूडेंट्स बताओ, अगर पोलर होंगे तो फोर्स कौन से लगेंगे? डाइपोल डाइपोल। तो यही दिखा रखा है। अब देखो स्टूडेंट्स, चाहे एल्डिहाइड्स हो चाहे कीटोन्स हो, ये ग्रुप तो कॉमन है ना। तो इस ग्रुप के साथ में हमने ये देखो, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये वाला फोर्स जो है ये क्या कहलाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंपेयर कर रहे हैं वो देखिए। आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा कि जो ईथर है, मैं एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैंने यहाँ पर एक ईथर ले लिया CH3OCH3, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का हमने लिया एल्केन, ये हमने एल्केन ले लिया। अब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का हम यहाँ पे कीटोन ले लें CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। तो इसमें तो बताओ क्या मिला भाई? इसमें तो क्लियर कट है कि इसमें कौन सा फोर्स मिलेगा? वॉन डेर वाल फोर्स मिलेगा, ठीक। इसमें कौन सा फोर्स मिल रहा था? डाइपोल डाइपोल। और इसमें भी कौन सा फोर्स मिल रहा है स्टूडेंट्स? डाइपोल डाइपोल।
अब डायपोल डायपोल मूवमेंट फोर्सेस भी जो है स्टूडेंट्स कभी किसी में स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी में वीक होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो O है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो O है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, C से। ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड होने की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो सकता है, तो इस ऑक्सीजन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितना, और यहाँ पर जितना नेगेटिव यहाँ होगा उतना ही पॉजिटिव इस कार्बन पे होगा और उतना ही पॉजिटिव इस कार्बन पे हो जाएगा, सॉरी कम। यानी कि यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन कम हुआ, यहाँ चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा हुआ। तो यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे रह गए, वीक, और यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, यानी कि स्टूडेंट्स क्या डिस्कस, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ईथर और जो हमारा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ही एक ही फोर्स मिल रहा है, डायपोल डायपोल, लेकिन इसमें वो कंपैरेटिवली क्या है, वीक, और इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल्स में क्या मिलेंगे, एच बॉन्ड, और एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या मिल रहे हैं, डायपोल डायपोल। ठीक है, तो कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा, एच बॉन्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड, हमें पता है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसमें से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने CH3CHO ले लिया, ये रहा CH3CH2CHO लिया, तो बताओ कितने कार्बन का एल्डिहाइड बना, 3 का। और ये हमने कीटोन लिया है स्टूडेंट्स, ये भी 3 कार्बन का लिया, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। तो इसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा स्टूडेंट्स, कीटोन का होगा, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कीटोन्स में ज़्यादा होगा और एल्डिहाइड्स में कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स हम अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, RCOH। अब देखो H भी है और H से जुड़ा हुआ O भी है, H बॉन्डिंग होगी। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ H बॉन्डिंग जो है वो, नंबर ऑफ H बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। क्यों, कैसे, देखो ये बना रखा फिगर, आपको नहीं समझ में आता, मैं आपको वापस बताती हूँ स्टूडेंट्स। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लिखना है हमें, तो हम ऐसे लिखेंगे RC। ठीक, जो चीज़ ऊपर लिखी थी वो नीचे लिखेंगे, यानी हम डबल बॉन्ड O नीचे लिखेंगे और ऊपर हम क्या लिख देंगे, O एंड H। ठीक, अब इस O और इस H के बीच में क्या हो गई, H बॉन्डिंग, इस O और इस H के बीच में क्या हो गई, H बॉन्डिंग। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एक बार में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि हमने देखा था अल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में स्टूडेंट्स, तो वो एक बार में एक ही H बॉन्ड बना रहे थे। तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हुई, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, तो इसलिए उसमें H बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी इसमें जो H बॉन्ड हैं स्टूडेंट्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, और इसमें जो H बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसके अंदर तो स्टूडेंट्स डायपोल डायपोल मिलेगा। तो अगर हमें इन तीनों केसेस को डिस्कस करना हो, ये 2 कार्बन का एसिड है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा, एसिड का, फिर अल्कोहल का और फिर एल्डिहाइड का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर रखा है विद स्टार। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दोज ऑफ नेक्स्ट लोअर एंड हायर होमोलोगस कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। क्या समझ में आया स्टूडेंट्स,
अगर हम इवन नंबर का एसिड लेते हैं, ये देखो ये है 1 2 3 4, इवन कार्बन एटम का हमने एसिड लिया, 4 कार्बन का हो गया ये। इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर यानी 5 कार्बन का, तो यहाँ देखिए ये 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कितने हो गए, 4 और 5 कार्बन हो गए। अब देखिए अभी तक तो हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स इवन वाले का ज़्यादा हो रहा है, ऑड वाले का कम। और अगर मैं इससे कम वाला ले लेती, यानी मैं यहाँ CH3 CH2 और COOH ले लेती 3 कार्बन का, तो जो 4 कार्बन का है इसका बॉइलिंग पॉइंट 3 कार्बन वाले से भी ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट 5 कार्बन वाले से भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, इसका रीज़न देख लेते हैं। देखो 4 कार्बन एटम है, अगर हम इसको जिगजैग वे में लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे और इसमें इस तरह से। तो देखो यहाँ पे CH3 और COH ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे CH3 और COH सेम साइड हो गए, तो टर्मिनल ग्रुप्स जो है वो अपोजिट साइड है, ये टर्मिनल ग्रुप्स हैं, और यहाँ टर्मिनल ग्रुप्स जो है वो सेम साइड हो गए। यहाँ पैकिंग जो है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पैकिंग पुअर होगी, तो फोर्सेस यहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे, फोर्सेस यहाँ वीक होंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एमीन्स की। एमीन्स की बात करते हैं, मीन्स वी विल टॉक अबाउट RNH2 और RNHR, और हम बात करेंगे RNRR। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ये वाला केस, सॉरी ये वाला जो केस है हमारा, ये हो गया हमारा 1 डिग्री का, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री एमीन, ठीक। अब पहले तो स्टूडेंट्स हम इनको दूसरे कंपाउंड से डिस्कस कर लेते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग हैं। हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अब तो आपको पता लग गया यहाँ कौन सा फोर्स लगना है, वॉन डर वाल। अच्छा एमीन्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी, H, क्योंकि H भी है और वो H N से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ H बॉन्डिंग मिलेगी। अब किस तरह से मिलेगी वो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक एमीन हो गया RNH2, ये दूसरा एमीन हो गया, इन दोनों के बीच H बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ स्लाइड पॉजिटिव है, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट जो एमीन का है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में NOF में से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, O की। तो जब HO से जुड़ा हुआ हो, HF से जुड़ा हो और H जो है N से जुड़ा हो, तो यहाँ H बॉन्ड सबसे क्या होंगे, वीक होंगे, यहाँ कंपैरेटिवली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ क्या होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो उसमें ये ग्रुप होता है, अगर हम एमीन्स की बात करें तो उसमें ये ग्रुप है, तो इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके H बॉन्ड वीक होंगे, यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके H बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक। अब इसीलिए अगर हम 2 कार्बन एटम्स का अल्कोहल लें और 2 कार्बन एटम्स की एमीन्स लें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हमें मिले H बॉन्ड और वो कैसे थे, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर भी हमें मिले H बॉन्ड लेकिन वो कैसे थे, वीक थे, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम आइसोमेरिक एमीन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स की बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड चेन या ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी। अब ये बात स्टूडेंट्स हमें थोड़ी सी समझनी होगी, एज द नंबर ऑफ H बॉन्ड डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ एमीन्स। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी है 1 डिग्री एमीन, ये हो गई 2 डिग्री एमीन, ये हो गई 3 डिग्री एमीन। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, 1 डिग्री का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 H हो गए तो H बॉन्ड 2 बनेंगे, इसमें 1 H है तो H बॉन्ड 1 बनेगा, इसमें N के साथ जुड़ा हुआ H है ही नहीं तो इसमें कोई H बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो जिसमें ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे H बॉन्ड जो है डिक्रीज होंगे, जैसे जैसे डिग्री ऑफ एटम बढ़ रही है वैसे वैसे H बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं,
यानी कि जब डिग्री इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, तो H बॉन्ड क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, ये तो स्टूडेंट्स हमने बात करी थी अभी तक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं और वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में स्टूडेंट्स एल्काइल हैलाइड्स की मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आपको, जब मैंने आपको एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का चैप्टर कराया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं अल्कोहल्स की स्टूडेंट्स। एक जनरल फिनोमिना लगेगा स्टूडेंट्स, कोई भी मॉलिक्यूल जो है अगर वो वाटर के साथ में H बॉन्ड बना लेता है तो वाटर में सॉल्युबल होगा, और अगर नहीं बनाता तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, दोनों के बीच H बॉन्ड बन गए, सॉल्युबल हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक वर्ड काम में लिया हमने, लोअर अल्कोहल्स। लोअर अल्कोहल्स का क्या मतलब है कि जो हमारा R ग्रुप होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब लेस होंगे तब ये बात अप्लाई होती है। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे तो अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, एंड प्रोपाइल अल्कोहल है। तो यहाँ C की वैल्यू कितनी है, 1, C की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, यानी R ग्रुप बढ़ा हो गया। ठीक है, अब R ग्रुप बड़ा होने से सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, हमने एक फिनोमिना पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। ये जो एंड है ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, नॉन पोलर एंड है। अगर नॉन पोलर एंड बढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो H बॉन्डिंग है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा H बॉन्ड कम बनेंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, वाटर के साथ में R ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो H बॉन्ड बनते समय जो है थोड़ी दिक्कत आएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, क्योंकि R ग्रुप बड़ा होगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन मेकिंग ऑफ H बॉन्ड्स। ठीक है, तो R ग्रुप बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम स्टूडेंट्स आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे ब्रांचिंग जो है बढ़ेगी वैसे वैसे जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एन ब्यूटाइल अल्कोहल है तो यहाँ 4 कार्बन की चेन है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है तो यहाँ 3 कार्बन की चेन बनी, और जब हम यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं, ये वाला केस, तो इसमें 2 ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, क्लियर दिख रहा, CHOH CH2 CH3। तो यहाँ कितनी ब्रांचिंग हो रही है स्टूडेंट्स, 2 हो रही है। ठीक है, और ये हमारा हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर जो है पोलर होता है और ब्रांचिंग से सरफेस एरिया जो है नॉन पोलर एंड का कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स, कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि नॉन पोलर पार्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि पोलर एंड क्या हो गया, इनडायरेक्टली इंक्रीज, यानी वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बात हमने करी है कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमने ये पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। आप ऐसे याद कर सकते हो स्टूडेंट्स को कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ कम होगा और सॉल्युबिलिटी जो है अल्कोहल्स की ब्रांचिंग के साथ इंक्रीज होगी। हायर अल्कोहल्स और जो फिनॉल्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक एंड बड़ा हो जाता है। ठीक है, सेम बात स्टूडेंट्स ईथर में होगी,
जो लोअर ईथर है वो सॉल्युबल होंगे क्योंकि वो वाटर के साथ H बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो स्टूडेंट्स, ये ईथर हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स, ROR। ठीक है, ये हमारा हो गया HOH। और ये जो बीच में है हमारा, थोड़ा क्लियर बता देती हूँ स्टूडेंट्स, जो ये बीच में हमारा बॉन्ड आया, ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, H बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ईथर, ये हो गया वाटर। लेकिन ये बात भी लोअर ईथर के लिए एप्लीकेबल है, यानी कार्बन जब लेस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें हायर ईथर लेते हैं जिनकी संख्या या तो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तो वाटर में लेस सॉल्युबल होंगे वो। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम डाईमिथाइल ईथर की बात करें, अगर हम मिथाइल इथाइल ईथर की बात करें, डाई इथाइल ईथर, तो स्टूडेंट्स यहाँ टोटल कार्बन 2 हो गए, यहाँ टोटल कार्बन 3 हो गए, यहाँ टोटल कार्बन 4 हो गए। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, डाईमिथाइल की। एल्डिहाइड कीटोन्स पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड कीटोन्स में ये वाला ग्रुप मिलता है, ये वाटर हो गया, दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो गई। यानी लोअर एल्डिहाइड्स, अब जिनका कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 तक हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होंगे क्योंकि वो H बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 या 5 से ज़्यादा है, वो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड बढ़ जाएगा। सब पे एक ही बात अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स। लेकिन और ये ज़्यादा किस में डिसॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक में, सॉल्वेंट्स में। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर हो गए। नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर एंड पोलर डिसॉल्व्स पोलर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर 4 कार्बन एटम्स तक हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे क्योंकि H बॉन्ड बनेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आ गया हमारा वाटर। तो 2 साइड से H बॉन्ड बन रहे हैं। ये देखो RC डबल बॉन्ड OOH, ये हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब ये किसके साथ H बॉन्ड बना लेगा, O के साथ। ये किसके साथ H बॉन्ड बना लेगा, H के साथ में। तो एट ए टाइम कितने H बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं और ये तीसरा। तो जितनी ज़्यादा H बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। वही बात स्टूडेंट्स, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे तो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। बेंजोइक एसिड है तो वो हॉट वाटर में सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, और सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन एंड ईथर। तो ये तो नॉर्मल बात है स्टूडेंट्स, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एमीन्स पर। एमीन्स की सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री एमीन लेती हूँ स्टूडेंट्स, 1 डिग्री, तो ये 2 H बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। अगर मैं 2 डिग्री एमीन लेती हूँ तो ये 1 H बॉन्ड बनाएगा। और अगर मैं 3 डिग्री लेती हूँ तो वो एक भी H बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बताओ वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, 1 डिग्री। वैसे एमीन्स जो है इन जनरल बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होंगे क्योंकि H बॉन्ड बनाएंगे। ये 1 डिग्री एमीन है, ये वाटर है, दोनों के बीच में H बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे जैसे R ग्रुप का साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ 3 कार्बन आ गए, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड कम है। एरोमेटिक एमीन्स ऑलमोस्ट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग चेन, आपको ये 6 कार्बन की चेन मिल जाती है और उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक एंड जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ब्रीफ में आपको लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊं कि अल्टीमेटली हम किस डिसीजन पे पहुँचे। अगर मैं स्टूडेंट्स अब सारे प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करूं, अब तक के हमने जितने भी बॉइलिंग पॉइंट्स लिए हैं, अगर मैं उनको डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ये देखिए, जैसे मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिया आपका एल्केन लिया मैंने आपका, ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिया आपका एल्केन्स, ये रहा एल्केन्स हमारा। उसके बाद में मैंने लिया ये एल्केन है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये ईथर है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है,
यहाँ पे हमने एमीन्स लिए हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद में यहाँ मैंने स्टूडेंट्स एल्कोहल्स लिए हैं, और यहाँ पे जो है हमने एसिड ले लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स, किसका अगर हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट ले लें तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, वो देखना है हमें। देखो RH में स्टूडेंट्स कौन सा फोर्स मिला, वीक वॉन डर वाल फोर्स मिला। एल्काइल हैलाइड्स में क्या मिला, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिला, लेकिन ये कैसा है, वीक है। ईथर में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें क्या मिला, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिला। एल्डिहाइड कीटोन में भी डाइपोल डाइपोल मिल रहे हैं। यानी स्टूडेंट्स हमें इन सब केसेस के अंदर नंबर 1 केस, नंबर 2 केस, नंबर 3 केस, नंबर 4 केस, सब में कौन से फोर्स मिल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग किस में होंगे, एल्डिहाइड्स में, उसके बाद कीटोन्स में, उसके बाद में ईथर्स में, और सबसे वीक किस में होंगे, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर ईथर का, फिर एल्काइल हैलाइड का, और फिर किसका हो जाएगा, एल्केन्स का हो जाएगा। अब नीचे स्टूडेंट्स मैंने वो 3 केस लिए हैं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, H बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने देखा कि एसिड्स के अंदर तो बहुत सारे H बॉन्ड एक ही बार में बन रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल में भी H बॉन्ड मिल रहे हैं और एमीन में भी मिल रहे हैं, लेकिन एमीन में N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड किस में मिलेंगे, अल्कोहल में, और कम किस में मिलेंगे, एमीन्स में। और अगर स्टूडेंट्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर आ जाते हैं तो यह नंबर ऑफ H बॉन्ड बढ़ रहे हैं, तो उसमें अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको समराइज करने की कोशिश करी है। इधर आपको क्या समराइज करा है स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर, कि अब तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े, जितने भी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स पढ़े, एल्केन, एल्काइल हैलाइड, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल्स, एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सब को हमने एक साथ डिस्कस करा और हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स 3 ही फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं, वॉन डर वाल फोर्स के ऊपर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये H बॉन्डिंग पे। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी किसी में वीक है, किसी में स्ट्रॉन्ग है, और H बॉन्ड भी किसी में वीक है और किसी में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैंने एक्सप्लेन करी, मैंने आपको सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स इसलिए एक साथ एक्सप्लेन कर दी ताकि आप उनको कंपेयर कर सकें, और जब किसी चीज़ को हम कंपेयर करके लर्न करते हैं तो वो इजीली लर्न भी हो जाती है और इजीली समझ में भी आती है। आई होप आपको ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।